हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं बाल विकास से संबंधित बाल विकास की पेडागोजी है अपनी सीरीज चल रही है। हम यहाँ पर आपको अभी ये 400 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इनमें से आपके 331 आपके हो चुके हैं। 331 से हम चलेंगे। आप देख रहे हैं सीडीपी की पेडागोजी। यहाँ पर है पेडागोजी अकेली हमने सोचा कि अलग से आपको समझाएं और पेडागोजी के 400 क्वेश्चन आपको अलग से लगवाएंगे। अभी हमने इससे पहले आपकी सीरीज चलाई थी, उसमें आपके 30 क्वेश्चन थे, जो उसमें शिक्षा शास्त्र और बाल विकास दोनों थे। अब यहाँ पर बाल विकास की पेडागोजी के अकेले आपके जो 400 क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सभी प्रकार की पेडागोजी को सॉल्व कर पाएंगे। आप हिंदी की हो, मैथ की हो, सभी में मिलते जुलते रहते हैं। और इसके बाद आपकी वो नेक्स्ट सीरीज आएगी हिंदी की, आप उसको भी देखें। और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और चलें। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? एक तो ये किसकी वकालत करता है, इससे पहले कहीं आपने पढ़ा होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। और ये 2009 में लागू हुआ, मतलब पारित हो गया था। मगर कब लागू हुआ? ये अप्रैल में, आप देखेंगे अप्रैल 1 अप्रैल था। और 2010, कितना? 2010 में ये लागू हुआ। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये लागू कब हुआ अपने देश में? 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। और यह शिक्षा के अधिकार जो अनुच्छेद है हमारा 21 अनुच्छेद 21 ए में जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला। स्वतंत्रता के अधिकार में जो हमारे 6 मूल अधिकार है, उनमें से एक स्वतंत्रता का अधिकार है। और स्वतंत्रता का अधिकार हमारा है जो है आर्टिकल अनुच्छेद 19 से 22 तक। उसी 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद आपके 21 ए में यह हमको दिया गया है 2009 शिक्षा का अधिकार। इसमें बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। और यह सबसे ज्यादा किसकी वकालत करता है, ये देखेंगे आप, समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा क्या है आपकी, आप समझेंगे कि जो समावेशी, जो जिसमें सभी बच्चे एक समान बैठकर एक क्लास में पढ़ें, जो चाहे विकलांग हो, चाहे मंद बुद्धि हो, चाहे बिछड़े घर से आए हों, या बोल नहीं सकते, गूंगे बहरे अंधे, सभी बच्चे एक क्लास में बैठकर एक साथ पढ़ेंगे, उसे हम बोलेंगे समावेशी कक्षा। उसे क्या बोलेंगे? समावेशी कक्षा बोलेंगे उसको। यही इसकी वकालत करता है। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। कौन सा साधन है? रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करना, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करना, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना, शिक्षकों के भार को हल्का करना। शिक्षकों, हमसे क्या पूछा है कि सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का, जहां आप बात करें एक समूह की बात आए कि टीचर कह रहे हैं कि बच्चों को समूह में बिठा के पढ़ाएं, बच्चों के समूह बना दे। जैसे एक एक व्यक्तिगत समूह नहीं बनाना आपको कि विकलांग का अलग समूह बनाना, ऐसा कहे ऑप्शन में तो आप सोचना गलत है। आपको क्या, सभी बच्चों को मिलके, कोई बच्चा मंद बुद्धि है, कोई पिछड़े क्षेत्र से आया, कोई अच्छी फैमिली से आया है, और कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, सभी को मिक्स कर कर 4-4-5 बच्चों का आप एक समूह बनाएंगे। बच्चा समूह बना के पढ़ेगा, एक दूसरे से बच्चा सीखेगा। जहां समूह की बात आए वहां आपकी सामाजिकता, बच्चों में क्या होगा, जब समूह बढ़ेगा सामाजिकता बढ़ेगी, भाषा का आदान प्रदान होगा, एक उनकी एक सामाजिकता बढ़ेगी। तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा सामाजिकता। जहाँ समूह की बात चल रही है वहां सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए, रोजमर्रा के शिक्षण को तनाव दूर करने के लिए, ये नहीं होगा। अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करना, ये नहीं होगा। शिक्षकों का भार हल्का करना, ये नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि हमें जहाँ समूह की बात आए वहां समाज बन जाती है। समाज क्या होती है? समाज होती है जो
एक समूह है, वो एक समाज है। मई 1998 में किसकी स्थापना की गई थी? मई 1998 में किसकी स्थापना की गई? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद की, राष्ट्रीय बाल भवन की, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। आप देखेंगे वो राजीव गांधी बुक पे छपे रहते हैं और साक्षरता मिशन हर सरकारी बुक पे लिखा रहता है। उसमें भी पहले 98 में जी राजीव गांधी जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्हीं ने शिक्षा के बारे में इतना सोचा और बदलने की सोचा था, तो उनके समय तो नहीं बदल पाई थी। जब वो खत्म हो गए तो फिर और उस पे नियम और कानून बने और फिर संशोधन हुआ। मगर उन्होंने शुरू किया था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। यह डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? इसमें ये भी बताया गया कि किस टीचर को किस कार्य में आप नहीं लगा सकते हैं। 10 वर्ष पश्चात होने वाली जो जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो उनने कहा कि 10 वर्ष पश्चात वो जनगणना तो जो सोचो टीचरों से ही करवाते हैं, आपने देखा होगा घर घर टीचर आते हैं वो जनगणना करते हैं। आपदा राहत कार्यक्रम में तो आपदा कब आ जाए और टीचर सबसे ज्यादा होते हैं तो टीचरों को अवश्य लगाते हैं। जैसे भी कोरोना आया, कोरोना में टीचरों की ड्यूटी लगाई गई उनके साथ, डॉक्टरों के साथ। तो आपदा में लगाएंगे, चुनाव में लगाएंगे और 10 वर्ष के जनगणना में लगाएंगे और चुनाव में तो उनका काम है वहां तो लगाएंगे ही। मगर पल्स पोलियो जो कार्यक्रम है उसमें पहले लगा देते थे और जो पल्स पोलियो कार्यक्रम हर महीने में 2-3 बार हो जाता है, इसलिए इसमें बिल्कुल ही मना की है कि आप पल्स पोलियो में नहीं लगाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित क्या करना चाहिए? श्याम पट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। जब क्या है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे श्याम पट का प्रयोग करना चाहिए या चर्चा करना चाहिए, कहानी कहना। तो जब बच्चों से टीचर कहानी कहेंगे तो बच्चे रुचि लेंगे, उसमें रुचि लेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जो कहानी में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसमें चर्चा करेंगे, पूछेंगे कि सर इसका मीन्स क्या हो गया, सर ये क्या है। तो कहानी कहना बहुत इन चार जो रुचि बना ऐसा कुछ पूछा है ना कि रुचि बनाए रखने के लिए बच्चे कहानी सुनाएंगे सर, तो उसमें जरूर बच्चे को रुचि आएगी, अच्छा लगेगा। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष समवर्ती सूची में डाला गया? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और आपका हर बार में आ जाता है, इसलिए तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि शिक्षा का जो अधिकार है संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया। एक तो ये बात ध्यान रखना है कि समवर्ती सूची में डाला गया था और यह आपका ये भी ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन हुआ आपका, आपको याद होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। और उस संविधान संशोधन में 1976 में हमारी शिक्षा के अधिकार को क्या कर दिया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया और ये मूल अधिकार माना कि यह शिक्षा हर इंसान को लेना बहुत ही जरूरी है। पहले तो कुछ लेने नहीं देते थे और कुछ लेने का ध्यान नहीं करते थे, तो उनने कहा कि नहीं शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। तो बी ऑप्शन इसका राइट है, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोजेक्ट विधि का संबंध है। प्रोजेक्ट विधि का संबंध किससे है? रूसो से, किलपैट्रिक से, विलियम से, सैंड्रिस पियर से। जो प्रोजेक्ट विधि है
उसका जो एक मॉडल बनाया कि बच्चा करके सीखेगा, प्रोजेक्ट बना के सीखेगा, बच्चा कुछ करके सीखेगा तो उसमें के दिमाग में जिज्ञासा आएगी, संज्ञानात्मक विकास होगा उसका। यह आपके जॉन डीवी ने दिया इसको। मगर जॉन डीवी ने इसके बारे में बताया, बोला, मगर जॉन डीवी के जो शिष्य थे किलपैट्रिक, जॉन डीवी खत्म हो गए तो उनके शिष्य किलपैट्रिक थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट विधि को संबंध रखा इससे और इसको बनाया और लिख के दिया। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा किलपैट्रिक। क्या हो जाएगा? किलपैट्रिक। कहीं ऑप्शन में किलपैट्रिक नहीं है और जॉन डीवी है तो आप जॉन डीवी लगा देना, किलपैट्रिक कहीं ना हो। नहीं, वैसे किलपैट्रिक इसका राइट आंसर है और किलपैट्रिक आपके जॉन डीवी के शिष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम माध्यम मध्यम जो भोजन योजना कब शुरू की गई? जो बच्चों को क्या होता है कि बच्चे स्कूल नहीं आते थे पहले, बच्चे यही सोच के स्कूल नहीं आते थे कि स्कूल में क्या करेंगे और स्कूल में फिर सुबह खाना जल्दी नहीं बन पा रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो क्यों ने क्या कहा कि बच्चों के नामांकन मतलब बच्चों की भर्ती करने के लिए, बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए और बच्चों को पोषण का स्तर सुधारने के लिए एक सहयोग कार्यक्रम चलाया गया, राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम। उसका नाम रखा मध्य भोजन योजना। यह कब शुरू की गई? यह शुरू की गई आपकी, हम देखेंगे 4 जून 2005 को, 26 जनवरी 2008 को, 2 अक्टूबर 2005 को, 15 अगस्त 1995। यही डी ऑप्शन इसका राइट है। 15 अगस्त 1995 को यह योजना लागू की गई। यह योजना लागू की गई 15 अगस्त 1995 को। तो यह आपका ध्यान से देखें, डी ऑप्शन आपका राइट है। संविधान 86वां संशोधन, अभी हमने पढ़ा था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ऐसे ही हम इसे देखेंगे। यह संशोधन अधिनियम 2002 के भाग तृतीय में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही, वह संविधान की वह धारा कौन सी है? तो आपको अभी हमने बताया था 21A, 21B, 21, 22A और 22B। अभी हमने बताया कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, यह संविधान संशोधन हुआ, उसमें जी 21 तो एक पहले से जो थी स्वतंत्रता जो मूल अधिकार है हमारा, उसमें 19 से 22 तक जो आपके अनुच्छेद हैं उसमें से 21 था, पढ़ाई से संबंधित था। मगर पढ़ाई निःशुल्क करी जाए, 6 से 14 साल के बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई की जाए और यह जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया 21A में, 21A में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल। जब हम दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल करते हैं तो हम क्या करते हैं? सीखना होता है, कल्पना करना होता है, अनुकरण करना होता है, चिंतन करना होता है। हम यहाँ देखेंगे सीखना, नकल करना, अनुकरण करना, चिंतन करना। जब हम किसी चिंतन, तो हम जब सीखते हैं किसी को, हम खुद करके सीखता है बच्चा, वो सही सीखता है। चिंतन करता है खुद, वह कल्पना कोई कहानी सुन के ऐसे करता है। दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की जब नकल करता है तो उसे बोलते हैं अनुकरण कर रहा है। ऐसे आपको स्कैनर ने कहा है बच्चा अनुकरण करता है, अनुकरण आया तो स्कैनर ने कहा है। आपका ये सी ऑप्शन, ए और बी आना था आपका यहाँ और जे होना था आपका सी। सी ऑप्शन आपका राइट है, अनुकरण करना सीखता है बच्चा। क्या सीखता है? अनुकरण करना। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? अभी जो हमने बताया आपका आ गया वही क्वेश्चन। जो शिक्षा का अधिकार है भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में, ये बात ध्यान रखना। हमें भारत में जब संविधान बना, जब 7 मूल अधिकार बने हमारे, और उनमें से जो संपत्ति का मूल अधिकार है वो हटा दिया गया, वो हटा दिया गया था। अब हमारे 6 मूल अधिकार बचे हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का संबंध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार।
एक है हमारा संविधान का अधिकार। कौन सा है? हमने यहाँ इसमें देखा था इसको, संविधान। संविधान उपचारों का अधिकार क्या है? संविधान। एक है हमारा संविधान उपचारों का अधिकार है, यहाँ वो 6वें नंबर पे आता है आपका संविधान उपचारों का अधिकार। यह अधिकार हमारा जो है इसमें अनुच्छेद 32 है। इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसी में जो लिखा है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ये संविधानिक उपचारों का। और एक था हमारा, 4 तो ये दिए हैं, एक और था शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक और क्या था हमारा? शोषण के विरुद्ध, शोषण के शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इतना ही लिखा देते हैं, शोषण के विरुद्ध। एक ये था, इस 6 थे, 4 आपके जे हैं, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। यहाँ क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में क्या है? आप सभी को शिक्षा संबंधी, संस्कृति की सभी का अधिकार है। तुम अपना संस्कृति कार्यक्रम कर सकते हो, कहीं जा सकते हो, आ सकते हो, परमिशन लेके यह कर सकते हो। तो ये आपका एक था। फिर आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप अपने धार्मिक चीजें मान सकते हो, अपने धर्म। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यहाँ पर आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो और अपने धर्म को मान सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, आप स्वतंत्र हो ये सब चीजें मानने के लिए। समानता का अधिकार, एक एक पॉइंट की चीजें लिख के दी है कि समानता का अधिकार है, कोई छोटा कोई बड़ा कोई नीच नहीं है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमें 19 से 22 तक दिया है। इसी में हमें क्या दिया है? शिक्षा का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, इसी में हमें क्या दिया है? स्वतंत्रता के अधिकार में हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये थे आपके 6 मूल अधिकार जो हमको मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे अभिक्रमित नीचे अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं, असंगत का चुनाव कीजिए। तार्किक अनुदेशन, मैथेटिक्स प्रोग्राम, रेखीय अभिक्रमित, सांख्यिकीय अभिक्रमित। देशन के विभिन्न प्रकार दिए गए, असंगत का चुनाव कीजिए। हमें इसमें से 3 तो सही है और एक गलत है, वह देखना है। अभिक्रमित, अभिक्रमित का मतलब होता है मतलब कुछ चीजें करके जो सीख रहा है बच्चा, करके जो सीख रहा है। तो तार्किक अनुदेशन, रेखीय अभिक्रमित, सांख्यिकीय अभिक्रमित। इसका जो आपका राइट ऑप्शन जो होगा आपका, इसका नीचे अभिक्रमित अनुदेशन के 42 है इसका। हाँ सही देख रहे हैं हम, 42 के तार्किक अनुदेशन। नीचे अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं, असंगत का चुनाव कीजिए। असंगत का चुनाव कीजिए। तार्किक अनुदेशन, मैथमेटिक्स प्रोग्राम, रेखीय अभिक्रमित। और यहाँ तार्किक, जो तार्किक असंगत है, जो इससे तार्किक काम कर रहा है, तार्किक जो अनुदेशन है, यही इसका राइट ऑप्शन है, तार्किक अनुदेशन। पेडागोजी में बहुत घुमा फिरा कर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तार्किक अनुदेशन, हम कोशिश पूरी करते हैं कि आपको किसी प्रकार से भी कोई क्वेश्चन गलत ना प्रोवाइड करें, जहां तक हो सके हम उसे सही देने की कोशिश करें। प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित हैं। प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित है। अभी हमने बताया था, ये क्वेश्चन आया था कि एक सप्ताह में कितने घंटे होना चाहिए। तो एक सप्ताह में आपके 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं और एक साल में आपके 800 घंटे निर्धारित किए गए हैं। कितने? 800 घंटे निर्धारित किए गए हैं कि 800 घंटे तो टीचर को पढ़ाना ही होगा। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है?
व्यक्तिगत भेद को, अभिभावक की पृष्ठभूमि को, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर को, विषय की विशिष्ट प्रकृति को, शिक्षण विधि का चुनाव करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो व्यक्तिगत भेद को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उस बच्चा कितना सीखा है, उसको कहाँ से सिखाना है। ये तो समावेशी शिक्षा है। सभी बच्चे एक से तो होते नहीं है, कोई पिछड़े परिवार से आया है, कोई थोड़ा मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, कोई सामान्य बालक है, कोई प्रतिभाशाली बालक है, तो उसे जहां से उसे आवश्यकता है, कोई तो ईबीसीडी सीख के आया है, अब उसे कैट पेट जेड सिखाना है, किसी को ईबीसीडी सिखाना है, कोई छोटा बड़ा सीख कर आया है, उसे कल फल जल, किसी को छोटा बड़ा भी सिखाना है। तो आपको ये सब चीजें, तो व्यक्तिगत भेद सही होगा। अब यहाँ अभिभावक की पृष्ठभूमि जरूरी नहीं है। अभिभावक किस पृष्ठभूमि से आते हैं, किस परिवार से आते हैं, बच्चे का पृष्ठभूमि देखना है, अभिभावक की नहीं देखना है। तो आपका बी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। यही हमने पूछा था, कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निरीक्षण विधि में किया जाता है, क्या किया जाता है? अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार विश्लेषण। निरीक्षण हमेशा निरीक्षण खुद का नहीं किया जाता, निरीक्षण दूसरों का किया जाता है कि हम उनका निरीक्षण कर रहे हैं। दूसरों के व्यवहार का अध्ययन निरीक्षण कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया गया है? आप देखेंगे यहाँ विशिष्ट से सामान्य, जो विशिष्ट से सामान्य दिया है, ये विशिष्ट से, इसे अलग कर दो, जो विशिष्ट से सामान्य दिया है, यह तो आपका हो गया कौन सा? आगमन विधि। आगमन विधि हो गई, ये विशिष्ट से सामान्य दिया है। फिर यहाँ दिया सामान्य से विशिष्ट, जो हो गई आपकी निगमन विधि। क्या हो गई? निगमन विधि हो गई आपकी, ये निगमन विधि हो गई, और ये आपकी आगमन विधि हो गई। तो इसमें आगमन विधि भी दी है और निगमन विधि भी दी है। अब क्या और बढ़ने पर बल दिया जाता है, तो ये आपकी आगमन विधि हो गई, निगमन विधि हो गई, और वैज्ञानिक विधि हो गई, और सहदर्शिता विधि हो गई। तो हमें इसमें से आगमन और निगमन जो जो दो ही विधि दी गई हैं, तो इसका मतलब ये हमें वैज्ञानिक विधि है। क्या है? वैज्ञानिक विधि है। कौन सी? सामान्य विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है, वह इसमें दो ही आ रही हैं, तो ये वैज्ञानिक विधि मानी जाएगी। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अब फिर आ गया वही क्वेश्चन, देखेंगे। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? हमने देखा विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य मतलब आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? उदाहरण से नियम। पहले उदाहरण देते हैं, फिर नियम सिखाए जाते हैं। पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसमें नियम सिखाए जाते हैं। तो मतलब पहले विशिष्ट उदाहरण, पूरा ये कोई फॉर्मूला है, बच्चे को फॉर्मूला दे दिया। अब फॉर्मूला कितना कठिन होता है, तो बच्चे को पहले फॉर्मूला देंगे। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके लिए ये विधि होती है, यानी सबसे पहले निगमन विधि सही रहती है। तो पहले उसे फॉर्मूला बताया, फिर वो पूछेगा ये फॉर्मूला कैसे बना है, तो फिर बताएंगे कि ये फॉर्मूला ऐसे इस प्रकार से बना है, तो फिर उसके नियम बताएंगे। तो वो विशिष्ट मतलब पहले हो गया सामान्य, बाद में हो गया। तो जो हो गई आपकी आगमन विधि। क्या हो गई? आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रजातांत्रिक मतलब जहाँ बच्चे का ध्यान रखा गया हो, बच्चे के सीखने पर जोर दिया गया हो, वह प्रजातंत्र हुई, लोकतांत्रिक हुई, प्रोजेक्ट विधि हुई। ये सब हम देखेंगे। प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, व्याख्यान विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि। प्रोजेक्ट विधि में बच्चा इन्वॉल्व हो, बच्चा की समझ बढ़ रही हो, वह होती है प्रजातांत्रिक विधि। लोकतांत्रिक विधि तो प्रोजेक्ट विधि में बच्चा करके सीख रहा है, बच्चे की समझ बढ़ रही है। सहभागिता भी, बच्चे को सहयोग मिल रहा है, या टीचर का या अपने साथी का। कभी कह देते हैं ना, जो बच्चा थोड़ा समझदार है कि बेटा आप इनको बता देना, तो वहां से भी सहयोग मिल जाता है बच्चे को, जो समूह में बैठता है बच्चा, तो वो भी सही है, बच्चे का वो हो रहा है इसमें। सामूहिक परिचर्चा, सामूहिक परिचर्चा हो रही है, वहां से भी बच्चा सीख रहा है, वहां भी बच्चे का विकास हो रहा है। एक है व्याख्यान विधि, यह विधि पुरानी विधि है। व्याख्यान विधि में क्या होता है?
कि सर व्याख्यान देते रहते हैं और बच्चे को समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, और सर पूरा व्याख्यान दे के अलग हो जाते। तो व्याख्यान विधि ये मतलब टीचर केंद्रित है, ये बाल केंद्रित नहीं है, ये शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक केंद्रित कहीं आ जाता तो क्या हो जाता आपका व्याख्यान विधि। यहाँ हमको प्रजातांत्रिक पूछा था, राजतांत्रिक नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में किसके लिए निशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? अभी हमने पढ़ा सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्र एवं प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। तो हमने देखा अभी 2009 में जो शिक्षा नीति आई है, वह शिक्षा नीति जो है आपकी वह कौन सी है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो लागू हुआ। उस संविधान संशोधन में क्या देखा हमने? 2009 में जो लागू हुई, डेट याद कर लेना इसकी हमेशा, 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुई। बना संविधान में आपका 2009 में बना, और 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको पारित किया गया। और यह इसमें क्या किया गया? 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई, और इसमें समावेशी शिक्षा को भी जोड़ दिया गया। सब बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ें, यह भी इसमें बताया गया। तो यह बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। रेखीय अभिक्रम किस सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत। रेखीय अभिक्रम सिद्धांत, रेखीय मतलब एक रेखा पे चलकर अभिक्रम हो रहा है, ये किस सिद्धांत से है? सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत है, यह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, या विकास का सिद्धांत है। यह सिद्धांत आपका बहुत ही, आपने पियाजे को पढ़ा, वायगोस्की को पढ़ा, इसमें से आप यहाँ देखेंगे यह सिद्धांत के बारे में आप जानेंगे। यह सिद्धांत है आपका कि क्या कहा है? रेखीय अभिक्रिया किस सिद्धांत से वो है? तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसका है? ये ध्यान करना, ये बार बार भूल जाते हो आप, ये चीजें भी याद कर लेना। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ये दो ही एक से लगते हैं बच्चों को। सक्रिय, सक्रिय है, काम कर रहा है, सक्रिय होकर खुद लगा है एनिमल करने, तो आप ध्यान रखना जो सक्रिय अनुबंधन है वो किसका है? स्कैनर का। किसका? स्कैनर का। स्कैनर ने चूहा पे, कबूतर पे अपना प्रयोग किया, तो सक्रिय अनुबंधन आए तो स्कैनर का। और शास्त्रीय अनुबंधन आए आपका, शास्त्रीय अनुबंधन आए तो यह आपका पावलॉग का। किसका है? पावलॉग का। और पुनर्वलन, ये तो अभी ये दो याद कर लो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। शास्त्रीय बात आए, शास्त्रीय कंडीशनिंग जो आपका है, ये किसका है? शास्त्रीय अनुबंधन आपका पावलॉग का। हमें पूछा रेखीय अभिक्रम, एक ही रेखा पर चल रहे हैं, एक अभिक्रम कर रहे हैं, तो जो कौन कर रहा था? चूहा बार बार दबा रहा था लीवर को। सक्रिय अनुबंधन जो स्कैनर ने दिया, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेखीय अभिक्रम, वो आ गया। रेखीय अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक कौन थे? अभी हमने बताया स्कैनर। कौन थे? स्कैनर। रेखीय अभिक्रमित उन्होंने कहा चूहे पर जो उन्होंने अपना आविष्कार किया रेखीय, तो कौन है? स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमैन ने दिया, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन ने दिया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर ने दिया, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। तो आपको पता है कि प्रयत्न एवं त्रुटि का अधिगम, भूल का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, ये सब आपके थॉर्नडाइक ने दिए। और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक बिल्ली पर किया, ये आपका राइट है। सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वह ब्रूनर ने नहीं, कहीं समाज की बात आए तो आपके कौन होंगे यहाँ? वायगोस्की। वायगोस्की ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। अधिगम क्षेत्रीय सिद्धांत आपका लेविन ने दिया, अधिगम का साइन का सिद्धांत आपके टोलमैन ने दिया। हमसे गलत उगम पूछा था तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है वो ब्रूनर ने नहीं वाइगोत्स्की ने दिया था। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाखीय अभिक्रमिक का प्रत्यय किसने दिया? बीएफ स्किनर ने दिया, या नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया, या डेविड ग्राम ने दिया, या ब्रूनर ने दिया? यह आपका दिया किसने? ब्रूनर ने। किसने दिया? ब्रूनर ने। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। दंड और पुरस्कार बच्चों को नहीं करना बिल्कुल। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह ऑप्शन आपका राइट है। और ऑप्शन देख के पता चलेंगे कहीं इससे अच्छे होंगे तो वो राइट हो जाएंगे। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान स्रोत के लिए उपयोग करता है? नहीं, बच्चों को कहानी पढ़ाना है, खिलाना भी है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है? ये भी गलत है। क्षमता के आधार पर वर्गीकृत नहीं करना, बच्चों को समावेशी कक्षा से पढ़ाना है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में? बच्चा खाली स्लेट नहीं होता है। चोम्स्की ने कहा है बच्चा कुछ लेकर आता है, बच्चा खाली स्लेट कभी नहीं होता है। छोटे वयस्कों के रूप में, वयस्क के रूप में नहीं है। निष्क्रिय अनुकरण, बच्चा निष्क्रिय नहीं होता है, बच्चा कुछ लेकर आता है। बच्चा सक्रिय है अन्वेषकों के रूप में, बच्चा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना जाति है कि संदर्भ में बनाई है? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का मतलब है हर बच्चे की बात सुनी जाए, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। हम आपको बता चुके हैं समावेशी शिक्षा मतलब सभी को एक साथ बैठा के पढ़ाना। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट संस्थानों का प्रावधान, विशिष्ट संस्थान नहीं खोलना, न विशिष्ट स्कूल टीचर लाना, सभी को एक साथ बैठा के पढ़ाना है, सभी की बस व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना है, वो समावेशी कक्षा है। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार, यह आपका सही है। और ऑप्शन देखकर आपको समझ में आएगा, कहीं और दूसरा पेडागोजी में हो जाता है। बच्चों को उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंधन करना, ये गलत है। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं को पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना नहीं, कि तुम तो विकलांग हो, तुम तो अंधे हो, ऐसे किसी से नहीं कह सकती हैं। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान का सही है जी, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? मनोविज्ञान का, मन का विज्ञान, विषय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, क्रिया केंद्रित, बाल केंद्रित। आपको पता ही है मनोविज्ञान में शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। एनसीईआरटी में आपको बिल्कुल लिखे दिया है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। समावेशी कक्षा में किस पर जोर दिया जाता है, ये चीज का ध्यान रखना है। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों का, अभिभेदी समरूपी निर्देशों का, सामाजिक पहचान के आधार पर विद्यार्थियों को अलगाव का, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने का। ये आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राइट क्यों है? कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने का, उसका जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से उसे पढ़ा, उसके हिसाब से उसे होमवर्क दे और उसके सामर्थ्य को अधिकतम बढ़ाने का उसे अवसर प्रदान करें। उसे कुछ पूछ रहा है तो उसे बताएं,
उसे बताने का, उसकी सुनने का ध्यान उसका दे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाओं के बारे में प्रमुख है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? निम्न मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, हर बच्चे के सामर्थ्य और क्षमता में विश्वास, एक रूपता का निर्देश, मानकीकृत परीक्षण। आपका देख रहे होंगे, हर बच्चे के सामर्थ्य और क्षमता में विश्वास रखें, जैसा उसका ऐसे ऐसे नहीं। वो कहते हैं ना कि वो भगवान जब पुल बन रहा था श्रीलंका जाने के लिए, तो सब भूपों, माँ बोलती रहती थी कि सब भूपों को आई उदासी, और भगवान ने एक उसको कबूतर था एक, और वो एक छोटे छोटे तिनका ले आके उसमें डाल रहा था, तो सब भूपों को आई उदासी, और उसको शाबाशी दी उस कबूतर को। तो सब उदास हो गए कि तुम, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप उनको शाबाशी दे रहे हो उस कबूतर को, हमसे तो कुछ नहीं कहा। तब भगवान राम ने कहा कि नहीं, बुता बुतो मैंने उसका बुता जो था उसका बुतो देख दई शाबाशी, सब भूपन है आई उदासी। तो उसकी जो क्षमता है उसे देखकर उस पर विश्वास करना, उसका मोटिवेट करना उसे वहां, आप बेटा आपने बहुत अच्छा किया है। जब वो छोटा बड़ा भी सीखे कि नहीं आया और बच्चे कल फल जल पढ़ने लगे, अब छोटा ही बड़ा अच्छे लिख रहा है तो उसे शाबाशी देना कि नहीं बेटा आपने बहुत अच्छा किया है। और जो बच्चे आगे कल फल जल लिख रहे हैं तो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है, मगर उसकी वही बुतो देख दई शाबाशी, सब ऊपर उदासी, तो बुतो देख के शाबाशी देना चाहिए। वही वाली महान आदमियों का जो होता है, तो हर बच्चे के सामर्थ्य और क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी कल। इसके लिए आप इसको बढ़िया पढ़ें और अपनी मेहनत करें और अपनी एक नौकरी पक्की करें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।